क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के लास्ट में आपकी इवेल्युएशन के लिए रहेगा एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्विज। रॉबर्ट बॉयल ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द का उपयोग किया। तो सबसे पहले एलिमेंट शब्द का उपयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। वर्तमान समय में 118 से भी ज्यादा एलिमेंट्स नोन हैं और विभिन्न एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके भौतिक गुणों और उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक है कि हम एलिमेंट्स का वर्गीकरण करें, हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करें। इसीलिए तत्वों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया ताकि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से समझा जा सके। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। लेवोशियर, डोबरनेयर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोस्लो। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लेवोशियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। लेवोशियर ने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में रखा, मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। क्लास 10 साइंस का फुल कोर्स चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा और आप लोगों को क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेवोशियर के बाद डॉबरेनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की और जब डॉबरेनर ने तत्वों को क्लासिफाई करने की कोशिश की उस समय 30 तत्व ज्ञात थे। अब जब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हो रही है तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कोई बेस भी चाहिए, कोई आधार चाहिए जिसके ऊपर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। डॉबरनेयर ने एलिमेंट्स को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के अनुसार क्लासिफाई किया। डॉबरनेयर ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग परमाणु द्रव्यमान, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार व्यवस्थित किया। डॉबरनेयर ट्राइड, देखिए ट्राइड का मतलब है तीन, तो उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इन ग्रुप्स को उन्होंने बोला ट्राइड। डॉबरनेयर के अनुसार जब हम तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइड्स, आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। सेकंड ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और थर्ड ट्राइड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। अगर हम लोग लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास को प्लस करें और इसका एवरेज निकालें यानी 7 और 39 को प्लस करें, इसका एवरेज निकालें यानी 7 और 39 को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 23 और 23 किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। इसी तरह से सेकेंड ट्राइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। अगर हम लोग कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को प्लस करें, इसे 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास आ जाएगा जो कि 88 रहेगा। आखिर डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन फेल क्यों हो गया? डोबेराइनर सिर्फ 3 ट्राइड ही बना पाए, वो सिर्फ 3 त्रिक ही बना पाए, इससे ज्यादा वो त्रिक नहीं बना पाए और वो सिर्फ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बारे में ही हमें जानकारी दे पाए, अन्य कोई जानकारी वो हमें नहीं दे पाए। भविष्य में खोजे गए तत्वों के ऊपर उनका ये नियम लागू नहीं हो पाया और उस समय जो भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर भी ये नियम नहीं लग पाया। अब आए एक और साइंटिस्ट न्यूलैंड। क्लासिफाई करने की कोशिश की न्यूलैंड ने। जैसे डोबरनेयर ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार रखा था, वैसे ही न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए परमाणु भार यानी एटॉमिक मास को बेस माना। न्यूलैंड जब तत्वों को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे उस समय हमें 56 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर रहेंगी। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया यानी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज किया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अनुसार जब एलिमेंट्स को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से समानता रखता है। Properties of every 8th element are same as that of first element when elements are arranged according to their increasing atomic masses। संगीत के भी 7 सुर हैं, सारे गामा पाधा नीसा, और प्रथम स्वर अपने अष्टम स्वर के समान होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मेल खाती हैं। क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन से शुरू हुआ और इस टेबल का लास्ट एलिमेंट था थोरियम। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन।
न्यूलैंड ने जब अपनी क्लासिफिकेशन की उस समय हमें 56 एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज थी, लेकिन सारे 56 एलिमेंट्स में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अच्छी तरह से लागू नहीं हो रहा था। न्यूलैंड का ये मानना था कि भविष्य में नए एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई नए एलिमेंट्स की खोज की गई जिनकी प्रॉपर्टीज अष्टक सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाती थी। यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नए एलिमेंट्स को फॉलो नहीं करता था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 40, तो सिर्फ कैल्शियम तक ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो हो पाया। जो आगे के एलिमेंट्स थे वहां पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया, वहां पर ये लॉ अच्छे से नहीं चल पाया। न्यूलैंड ने अपने पीरियोडिक टेबल में दो दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा। उदाहरण के लिए निकल और कोबाल्ट को एक ही स्लॉट में रखा गया था। न्यूलैंड ने असमान गुणों वाले डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। उदाहरण के लिए कुछ एक हैलोजन को निकल और कोबाल्ट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। अब हैलोजन्स की अपनी प्रॉपर्टीज अलग हैं, निकल और कोबाल्ट मेटल्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो असमान गुणों वाले तत्वों को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में यहाँ पर रख दिया गया। इसके बाद आए मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने व्यवस्थित पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की तो वो पहले वैज्ञानिक मेंडलीव ही थे। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय हमें 63 तत्वों के बारे में यानी 63 एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज थी, इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को स्थान दिया गया। मेंडलीव ने भी अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने बोला किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुण उसके एटॉमिक मास के ऊपर निर्भर रहेंगे, उसके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर रहेंगे। और इसे ही हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर रहेंगे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं, यानी 8 समूह हैं, और 6 पीरियड्स हैं, यानी 6 आवर्त हैं। एनोमलीज इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि हाइड्रोजन को कहां पर रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी मेटल की तरह व्यवहार करती है और कभी कभी नॉन मेटल की तरह व्यवहार करती है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सका। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट क्लियर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो डिटरमाइंड नहीं की गई। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, और तीनों ही आइसोटोप्स का मास नंबर अलग अलग है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके मास नंबर के अनुसार ही व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ठीक तरह से नहीं रखा गया। कुछ एक एलिमेंट्स में ये क्रम बिगड़ गया। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एक एलिमेंट्स के लिए वेकेंट स्पेस भी रखा। मेंडलीव का मानना था कि कुछ एक एलिमेंट्स भविष्य में डिस्कवर किए जाएंगे और जो उसने रिक्त स्थान रखा है इसमें उन एलिमेंट्स को जगह दी जाएगी। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो वेकेंट स्पेस रखा, वेकेंट स्पेस में जो नए एलिमेंट्स फ्यूचर में आए इनके नेम थे स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम। लेकिन जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने इनका नाम रखा था ईका बोरोन। ईका बोरोन जो कि भविष्य में स्कैंडियम के नाम से जाना गया। ईका सिलिकॉन को भविष्य में जर्मेनियम के नाम से जाना गया। और ईका एल्यूमिनियम को भविष्य में गैलियम के नाम से जाना गया। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय निष्क्रिय गैसेस की खोज नहीं हुई थी, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी। इसके लिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक अलग से स्थान रखा गया था। 1900 के बाद जब जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की खोज की गई तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए जीरो ग्रुप को एक अलग से स्थान में रखा जा सकता था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी एनोमलीज थी, जो भी कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए मोस्लो ने एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया और इस पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आप लोग इस बात को खास ध्यान रखें, इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कोशिश की गई
उसमें एलिमेंट्स को, उसमें तत्वों को उनके एटॉमिक मासेस परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अरेंज किया गया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के अनुसार अरेंज किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने 1913 में तैयार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण और भौतिक गुण उसके एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या के ऊपर ही निर्भर करेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड हैं यानी 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप है यानी 18 समूह हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड, पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है। इसमें सिर्फ 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जल्दी से कमेंट करके बताएं हाइड्रोजन मेटल है या फिर नॉन मेटल। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लंबा आवर्त कौन सा है। तो सबसे लंबा आवर्त है छठा आवर्त, 6 पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है और इसमें रेडोन से लेकर सीजियम तक के एलिमेंट्स शामिल हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड यानी आवर्त क्या है। अगर आप लोग बाएं से दाएं और पंक्ति में जाएंगे तो बाएं से दाएं और जाने वाली इन पंक्तियों को आप लोग बोलते हैं आवर्त यानी पीरियड। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आने वाली पंक्तियों को आप लोग बोलते हैं ग्रुप्स यानी समूह। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं यानी 18 समूह हैं। एस ब्लॉक में 2 वर्ग को सम्मिलित किया गया है, 2 समूहों को सम्मिलित किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पहले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक में उन सब तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में एंटर करते हैं। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वो सभी एलिमेंट्स शामिल हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस शेल में एंटर करते हैं। पीरियोडिक टेबल में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। तो एस ब्लॉक में आम तौर पर धातुओं को सम्मिलित किया गया है। आपने ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन भी शामिल है जो कि एक अधातु है और अपवाद है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए ट्रिक रहेगा हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए ट्रिक रहेगा, वर्ग 2 के एलिमेंट्स के लिए ट्रिक रहेगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है कि अल्कली मेटल्स की बैलेंसी क्या है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अल्कली मेटल की बैलेंसी है 1 और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। और जो आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, इनकी बैलेंसी है 2 और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के अंतर्गत उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। यानी पी ब्लॉक में उन सभी एलिमेंट्स को रखा गया है जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी शेल में एंटर करते हैं। पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में दाईं ओर स्थित है और यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट को पी ब्लॉक में इंक्लूड किया गया है। यानी वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक में धातुएं भी शामिल हैं, अधातुएं भी शामिल हैं और उपधातुएं भी शामिल हैं। तो पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी मिल जाएंगी, नॉन मेटल्स भी मिल जाएंगी और मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगी। आपने ध्यान रखना है कि हीलियम को पी ब्लॉक में इंक्लूड नहीं किया गया है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन्स और हैलोजन ग्रुप में शामिल हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हैलोजन्स को आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, फिर चल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हैलोजन्स को आप लोग नॉन मेटल्स अधातुओं की कैटेगरी में रखेंगे। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 18 को आप लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप या फिर निष्क्रिय गैसों का ग्रुप। जीरो ग्रुप को अक्रिय गैसें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, अन्य धातुओं या अधातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अक्रिय गैसें किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करती क्योंकि अक्रिय गैसों का आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है। ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है और ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। इसलिए अक्रिय गैसें स्टेबल हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेज और जीरो ग्रुप केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता।
क्योंकि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के पास या फिर नोबल गैसेस के पास फुली फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए ट्रिक रहेगा हीना आकर जाना रे, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। पी ब्लॉक में धातुएं भी शामिल है, अधातुएं भी शामिल है और उपधातुएं भी शामिल है। अब आपसे पूछा जाता है कि मेटलॉइड कौन कौन से हैं, तो मेटलॉइड आपने ध्यान रखने हैं, उपधातुओं का आपने ध्यान रखना है। तो उपधातु में शामिल है बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। इस वीडियो के अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास 10 साइंस का कंप्लीट कोर्स भी चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत ऐसे तत्वों को शामिल किया गया है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर करता है। डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है। डी ब्लॉक में वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक के सभी तत्वों को शामिल किया गया है, यानी ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसे तत्वों को इंक्लूड किया गया जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन एफ शेल में एंटर करता है। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है, इसी को आप लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसमें टोटल 28 एलिमेंट है और इस एफ ब्लॉक में 2 लाइन्स है, यानी 2 पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को आप लोग बोलेंगे लेंथेनाइड सीरी एंड एक्टेनाइड सीरी। पी ब्लॉक को काटकर ही नीचे एफ ब्लॉक का निर्माण किया गया है। लेंथेनाइड सीरीज में आप लोग एटॉमिक नंबर 57 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे और एक्टिनाइड सीरीज में आप लोग एटॉमिक नंबर 89 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक के एलिमेंट्स को सम्मिलित करेंगे। मैजिक नंबर्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ एक नंबर्स हैं जिन्हें हम लोग मैजिक नंबर्स बोलते हैं और ये मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अगर हम लोग एक ग्रुप में देखें, वर्ग में देखें या फिर एक पंक्ति में देखें तो तत्वों के गुण 2, 8, 8, 18 और 32 परमाणु अंकों के लगातार अंतर में प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यानी यहाँ पर 2 का गैप आ गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी यहाँ पर 8 का गैप आ गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, यहाँ पर भी 8 का गैप आ गया। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, तो यहाँ पर 18 का गैप आ गया। जब आप एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो अलग अलग तत्व अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक खास एटॉमिक नंबर के गैप के बाद रिपीट कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को आप लोग बोलेंगे पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल में रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को आप बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जानते हैं एटॉमिक रेडियस है क्या। तो देखिए एटम के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में चक्कर लगा रही हैं और इन शेल्स को हम लोग बोलेंगे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच कितनी दूरी है। एटॉमिक रेडियस आप सर्कल के रेडियस की तरह ही ले सकते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाहर वाले शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, यानी जितना बड़ा सर्कल में रेडियस होगा उतना ही बड़ा सर्कल का साइज होगा, तो जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही बड़ा कोई भी एलिमेंट होगा। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और बाएं से दाएं की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होता है। आप लोग पहले वर्ग का उदाहरण ले लें। पहले वर्ग में कौन से एलिमेंट थे? हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक ही शेल है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 2 शेल्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 3 शेल्स हैं। इस तरह से अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर एक ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी क्या है? बढ़ता है। किसी भी एलिमेंट के जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उस एलिमेंट का उतना ही बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, उस एलिमेंट का उतना ही बड़ा आकार होगा। एक आवर्त में, एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है? आप लोग दूसरे आवर्त का उदाहरण ले लीजिए। दूसरे आवर्त में एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 तक के एलिमेंट इंक्लूडेड हैं। दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन एलिमेंट्स सम्मिलित हैं।
अगर हम लोग एक आवर्त में देखेंगे, एक पीरियड में बाएं से दाएं की ओर देखेंगे तो हर बार इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में एंटर कर रहा है। लिथियम के पास भी 2 ही शेल्स हैं और नियोन के पास भी 2 ही शेल्स हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। न्यूक्लियस में जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा जोर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन उसकी ओर ज़्यादा खींचेगा। यही कारण है कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन नियोन का एटॉमिक रेडियस थोड़ा कम होगा क्योंकि नियोन में भी सिर्फ 2 ही शेल प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पर बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। तो एटॉमिक रेडियस आवर्त में बाएं से दाएं और जाने के ऊपर घट जाता है। एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने के ऊपर डिक्रीज होगा। बैलेंसी एक ग्रुप में, एक समूह में कैसे वेरी करती है? सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसी क्या है। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर सकता है इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, आप इसे बोलेंगे बैलेंसी। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बैलेंसी। देखिए ग्रुप 1 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मेटल्स हैं और सारे के सारे मेटल की बैलेंसी है +1। तो एक ग्रुप में बैलेंसी, एक समूह में बैलेंसी टॉप से बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर वेरी नहीं करती। बैलेंसी रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में संयोजकता हमेशा समान ही रहेगी और ग्रुप 1 एलिमेंट की संयोजकता 1 है और ग्रुप 2 एलिमेंट्स वर्ग 2 एलिमेंट की संयोजकता 2 है। ग्रुप 1 एलिमेंट की बैलेंसी 1 क्यों है? ग्रुप 1 एलिमेंट की संयोजकता 1 क्यों है? अगर आप लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और पॉजिटिवली चार्जड स्पीसीज बनाएंगे। तो ग्रुप 1 एलिमेंट की बैलेंसी है +1। तो बैलेंसी रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप। ऊपर से नीचे आने पर बैलेंसी हमेशा सेम ही रहेगी। बैलेंसी एक आवर्त में कैसे वेरी करेगी? देखिए पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो यहाँ आप एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया ग्रुप 1 एलिमेंट की बैलेंसी है +1 और अगर आप लोग लास्ट वाला ग्रुप देखोगे, ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप, नोबल गैसेस का ग्रुप, तो इसमें बैलेंसी है 0। तो शुरू में 1 बैलेंसी है, फिर जब आप बाईं से दाईं ओर गए तो बैलेंसी रह गई 0। इसका मतलब बैलेंसी पहले बढ़ रही है और बाद में घट रही है। तो जब आप एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो बैलेंसी पहले बढ़ेगी और बैलेंसी बाद में घटेगी। वर्ग और आवर्त में धात्विक कैरेक्टर किस तरह से वेरी करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। सोडियम, पोटाशियम, ये सारी मेटल्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इसलिए ये विद्युत धनात्मक हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, सोडियम 1 पॉजिटिव बना देगी। तो सोडियम क्या है? विद्युत धनात्मक। तो आपने ध्यान रखना है कि जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, विद्युत धनात्मक होंगी। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक कैटायन यानी धनायन बनाएगा। अगर हम लोग ग्रुप में एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर देखें तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यहाँ पर 2 शेल प्रेजेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यहाँ पर 3 शेल प्रेजेंट है। जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप से बॉटम में आते हैं ग्रुप में, तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड होता है। पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगी। यानी अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ गई, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी भी बढ़ जाएगी। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ गई, ऐसे में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाएगा। नाभिक पॉजिटिवली चार्जड है, अब वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से गायब होगा और उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया है और जो बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे। यानी अगर आप इमेज में देखें तो पोटाशियम ज़्यादा मेटालिक है और लिथियम कम मेटालिक है। मेटालिक कैरेक्टर पीरियड यानी आवर्त में कैसे वेरी करेगा? तो इसके लिए आप लोग ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में
बाईं तरफ तो धातुएं प्रेजेंट है और दाईं तरफ अधातुएं प्रेजेंट है, तो ऐसी स्थिति में आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या हो गया, घट गया। जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे, लाइक आप पीरियड 2 का एग्जाम्पल ले लीजिए, आवर्त 2 का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। जो हमारा न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। जैसे नियोन के केस में, तो नियोन अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। तो लिथियम ज़्यादा मेटालिक हुआ और नियोन कम मेटालिक हुआ। तो एक पीरियड में, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने की ओर, लेफ्ट से राइट जाने की ओर एक पीरियड में मेटालिक करैक्टर कम होगा। नॉन मेटालिक करैक्टर अधात्विक गुण पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करते हैं? तो देखिए, धात्विक गुण और अधात्विक गुण एक दूसरे से अपोजिट हैं। मेटालिक करैक्टर जैसे बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक करैक्टर उससे अपोजिट वे में बढ़ेगा। कोई एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो उतनी ही ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, वो उतना ही ज्यादा अधात्विक होगा। तो अधात्विक गुण नॉन मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप से बॉटम एक ग्रुप में आने पर कम होगा और लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाने पर एक पीरियड में, एक आवर्त में बढ़ेगा। वीडियो के लास्ट में आपकी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्विज। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 18? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। आप लोग बताएं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग यानी ग्रुप्स की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा जब आप ऊपर से नीचे आएंगे? यानी एक ग्रुप में परमाणु आकार यानी एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इसलिए परमाणु आकार भी बढ़ता जाएगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर यानी एक ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करता है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। ग्रुप नंबर 1 वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं या फिर लैंथेनाइड्स? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्षार धातुएं। कमेंट करके बताएं ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं। 5वां क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? K, L, M और N? तो देखिए, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रेडी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो आप लोगों ने बताना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर कर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल शेल। तो ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की बैलेंसी 2 है और इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में ही एंटर करता है। अगर अभी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लास 10 साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आप लोगों को ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।